Hello guys, welcome back on my YouTube channel, and today I'll discuss 10 more questions relating to competitive exams related to banking, right? In my previous video I have also discussed 10 important questions, and these are the next 10 questions which are very important. और मोस्टली आप इन्हीं क्वेश्चंस में से डेफिनेटली अपने एग्जाम्स में बैंकिंग से क्वेश्चन पाओगे डेफिनेटली. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेपो रेट? मैं तो आपको रेपो रेट बता दूंगा कि इसका अनदर नेम क्या है, रीपर्चेज रेट है, बट ये तो आपको समझ में नहीं आया. हाउ कैन यू लर्न? आपको लर्न कैसे होगा कि इसका अनदर नेम रीपर्चेज रेट है अनटिल अनलेस हमें ये नहीं पता कि रेपो रेट होता क्या है. तो पहले तो कम से कम ये क्लियर होना चाहिए रेपो रेट क्या बीमारी है, राइट? तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे और एलेबोरेट करना पड़ेगा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है. तो देखिए ये रेट है क्या. बेसिकली जो सेंट्रल बैंक है, आप जानते हो अच्छे से, सेंट्रल बैंक कौन सा हमारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये सेंट्रल बैंक की कुछ रेट्स हैं. आज मैं आपको इनका थोड़ा सा रिलेशन बताता हूं. जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, एक जैसी ही टर्म्स होती है, माइनर सा डिफरेंस होता है. फिर उसके बाद बात करें कैश रिजर्व रेशो, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, स्पेस कम है मेरे पास. कैश रिजर्व रेशो, उसके पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, राइट? और रिवर्स रेपो रेट लिख देता हूं इधर, रिवर्स रेपो रेट. बेसिकली दीज आर द मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इनको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं. इट मींस मनी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इन पॉलिसीज को यूज करती है. मनी को कैसे कंट्रोल करती है, क्यों करना चाहती है मनी को कंट्रोल? कई बार ऐसा होता है जो ये कमर्शियल बैंक्स है, यानी जो ये बैंक हमारे जनरल पब्लिक से डील करते हैं, आम जनता से डील करते हैं. बैंक्स को आपको पता, थोड़ा लिबरल होके, आजाद होके, मतलब ज्यादा लोन देने लगते हैं लोगों को. फिर क्या होता है आपको पता है, कई बार लोन की रिकवरी भी नहीं हो पाती, तो फिर बैंक का लॉस होता है. फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? उनका कर्ज माफ करना पड़ता है. आपने देखा रियल लाइफ में, किसानों का कर्ज माफ कर दिया, लाखों करोड़ रुपए का. बिजनेसमैन का कर दिया, कुछ तो लेके भाग गए. तो किसका लॉस है? गवर्नमेंट का, क्योंकि अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट को माफ करना होता है. तो अगर कोई प्राइवेट बैंक है, उसका लोन माफ करा लिए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट खुद देगी उसे. ठीक है? तो इसलिए कई बार ये चाहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि वो जो कमर्शियल बैंक्स है वो पब्लिक को लोन ना दे, लिबरल होके इजीली लोन ना दे, सही बंदों को लोन दे. तो ये बेसिकली कमर्शियल बैंक का रिलेशन क्या है सेंट्रल बैंक से? जैसे आप लोगों का रिलेशन है ना कमर्शियल बैंक से, वही रिलेशन कमर्शियल बैंक का किसके साथ है? सेंट्रल बैंक से. अब हम लोगों का क्या रिलेशन है कमर्शियल बैंक से? कोई कमर्शियल बैंक्स वाले हमारे ऐसे तो है नहीं भी मामा है, वो नाना है, अंकल है, ऐसा रिलेशन की बात नहीं कर रहा मैं. रिलेशन की बात कर रहा हूं, हमारा रिलेशन कमर्शियल बैंक से ये है कि अगर हमारे पास सरप्लस मनी है तो हम उसको डिपॉजिट करा देते हैं कमर्शियल बैंक में, और अगर हमें जरूरत है तो कमर्शियल बैंक से क्या ले लेते हैं? हम लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं. एग्जैक्टली ऐसे ही रिलेशन कमर्शियल बैंक्स का आरबीआई से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है. मतलब अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है बैंक चलाने के लिए, तो सेंट्रल बैंक से पैसा ले लेता है उधार, राइट? और अगर इनके पास ज्यादा पैसा है किसी कमर्शियल बैंक के पास, मतलब कि पब्लिक में जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बाद भी बच गया, तो उस पैसे को कमर्शियल बैंक के पास जमा भी करा देते हैं. तो ऐसा रिलेशन हो गया जैसा हमारा है इनके पास. वैसे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, स्पेशली शेड्यूल बैंक की बात कर रहा हूं मैं, शेड्यूल बैंक के ऊपर पूरा राइट होता है सेंट्रल बैंक का. जैसे स्कूल्स होते हैं ना, हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, किससे एफिलेटेड होते हैं? हरियाणा गवर्नमेंट दे दिए एचबीएसई को. सीबीएसई जो एफिलेटेड स्कूल है उनको सीबीएसई बोर्ड परमिशन देता है. एग्जैक्टली ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर शेड्यूल बैंक आपको दिखाई दे रहे हैं टेबल में, इनको परमिशन कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इन बैंक्स को बैंक इंडस्ट्री में आने के लिए परमिशन देता है. तो जब परमिशन देगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देती टाइम टू टाइम, तो वो इंस्ट्रक्शंस को इनका फॉलो करने का भी अधिकार बनता है, और बिल्कुल फॉलो करती भी है. तो ये बैंक रेट है क्या? बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही वो रेट हैं जिस रेट से आरबीआई
इनको लोन देता है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक। ठीक है, इन तीनों ही टाइप्स के जो बैंक हैं, मतलब कि जो बैंक आपने देखे हैं, उनको जिस रेट से लोन देगा उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट और रेपो रेट। क्योंकि आपको पता है, आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो क्या आपको फ्री में दे देता? फ्री में तो कोई नहीं देता, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो एग्जैक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इंटरेस्ट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो बैंक रेट समझ में आया कि बैंक रेट, रेपो रेट। अब एक्चुअल में है क्या है, ये क्वार्टरली चेंज होती रहती है। जरूरी नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज ही करे, बट आरबीआई रिवाइजेस इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई इन रेट्स को रिवाइज करती रहती है। हो सकता है उस रिवाइज में अगर आरबीआई को फील होता है कि सब कुछ ओके की रिपोर्ट है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो चेंज करेगा भी नहीं। अगर लगता है कि आरबीआई को इन रेट्स में चेंज होना चाहिए, तो आरबीआई अपनी इन रेट्स में चेंज भी कर देता है। जैसे अभी के लिए अगर रेपो रेट की बात करें, ये चेंज होती रहती है। अभी कोरोना वायरस की वजह से मई 2020 के अंदर इन रेट्स में थोड़ा सा चेंज आया है। तो बैंक रेट 5.40% है, और ये आपकी जो रेपो रेट है 4.40%। ठीक, अभी ये चेंज किए, रिड्यूस किए हैं बेसिकली। तो बैंक रेट और रेपो रेट समझ में आया आप लोगों को? वो रेट होती है जिस रेट से आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है। अब इनमें वैसे तो दोनों एक जैसी रेट है, बट फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अभी मैंने बताया कि बैंक रेट क्या है, बैंक रेट 5.40% और ये है 4.40%। अब इनमें डिफरेंस क्या? क्योंकि दोनों वो रेट है जिस रेट से आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है। इनमें ये डिफरेंस है बेसिकली, वो तो फिर ज्यादा डिटेल में हो जाएगी। बैंक रेट तो आरबीआई तब यूज करता है जब कमर्शियल बैंक्स थोड़े दिन के लिए लोन लेते हैं, जब उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, कैश क्रंच बोलते हैं, यानी पैसे की कमी पड़ जाती है बहुत ज्यादा, और कहीं से पैसा नहीं मिल पाता कमर्शियल बैंक को। तो तब उनका काम चलाने के लिए इसको फोर्टनाइट लोन भी बोलते हैं, कि भाई 1 वीक के लिए, 1 डे के लिए। ठीक है, तो जब कुछ दिन के लिए लोन देती है तो तब यूज करते हैं बैंक रेट, तभी इसकी रेट ज्यादा है। क्योंकि जनरल लाइफ में आपने देखा भी है, जब आप किसी को थोड़े दिन के लिए पैसे देते हो तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हो, और अगर कोई ज्यादा दिन के लिए पैसा ले कि भाई मुझे 2 साल के लिए चाहिए, तो हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो आप। बट कोई ये कहता है आपसे आगे कि भाई मुझे तो बस 1 महीने के लिए चाहिए, तो आप सोचोगे यार 1 महीने के लिए पैसा मांग रहा है, क्या कमाऊंगा मैं, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो ज्यादा रखते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से सेंट्रल बैंक करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, रेपो रेट वो है जो थोड़े कुछ टाइम पीरियड के लिए, ये जो कमर्शियल ये बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स, अगर 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लोन देते हैं, तब टर्म यूज की जाती है रेपो रेट। और वैसे दोनों कौन सी रेट है? जिस रेट से आरबीआई पैसा देता है कमर्शियल बैंक को। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट होती है इसका उल्टा, रेपो रेट का उल्टा। इसका मतलब जिस रेट से आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये भी तो जमा करा सकते हैं ना। जैसे हम लोन ले भी सकते हैं, कमर्शियल बैंक से, और पैसा डिपॉजिट भी कराते हैं। एग्जैक्टली कमर्शियल बैंक भी ऐसे ही, अगर इनके पास सरप्लस पैसा है तो आरबीआई के पास जमा करा देते हैं, तो आरबीआई उनको इंटरेस्ट देगा भी। अगर लोन देने पे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो देगा भी इनको। एग्जैक्टली उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक की सरप्लस मनी को एक्सेप्ट करता है। ये यूजुअली से कम होती है, क्योंकि जैसे बैंक आपसे करता है, आप कभी देख लो, आप बैंक में चले जाओ, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आप इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है उनका। ठीक है, अगर आप कमर्शियल बैंक्स में अपने डिपॉजिट करा दो तो हमें थोड़ा ही इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, ना के बराबर से लगा लो आप, कम ऑफर करते हैं, बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही एग्जैक्टली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये भी डिफरेंस करती है। तो ये हमारा जो रिवर्स रेपो रेट है ये 3.75% है। कब की डेट में? 16 मई 2020 की डेट में। तो अब एक क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, अभी नहीं हुआ बेसिकली। तो ठीक है, ये रेपो रेट की बात आई। अब
इसमें ज्यादा डिटेल में जाओगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। बाकी जो रेपो रेट है इसको रीपर्चेज रेट के नाम से जानते हैं, रीपर्चेज रेट। और ऐसे ही बैंक रेट है, इसको डिस्काउंट रेट के नेम से जानते हैं, डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? एनदर नेम ऑफ रेपो रेट, रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज रेट एनदर नेम है। आपको बता, वैसे एमसीक्यू टाइप में होते हैं, कुछ भी दे देंगे ऑप्शन में, रीपर्चेज भी होगा, डिस्काउंट भी होगा, और कोई दे देंगे, नन ऑफ दिस दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है रीपर्चेज रेट इज द एनदर नेम ऑफ रेपो रेट। इस रेपो रेट को रीपर्चेज रेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ यही साथ साथ बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज, बैंक रेट का एनदर नेम क्या है? डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट, राइट। फिर इनको भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए बैंक में, ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है इनकी रेट तो पूछ ही लेते हैं कि अभी लास्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, एक ईयर के आपको लर्न करने पड़ेंगे। 4 क्वार्टर्स होते हैं ईयर में, 4 क्वार्टर्स में क्या क्या रेट थी ये आपको लर्न करनी पड़ेगी इनकी। और इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ता है, जो भी चेंजेस आए, जो भी आए। बाकी अभी आज की रेट में 2020 ईयर्स में और मई के अंदर क्या रेट्स है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। वैसे होता क्या है कैश रिजर्व रेशो, ये कैश रिजर्व रेशो होता है, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सभी कमर्शियल बैंक से ना रिजर्व रखवाती है अपने पास। किस चीज का रिजर्व? कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी पब्लिक का पैसा आता है, जो भी पब्लिक का पैसा कैश की फॉर्म में आता है, तो उस पैसे में से ना कुछ अपने पास रिजर्व में रखाती है, उस रेशो को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए कमर्शियल बैंक्स के पास 1000 करोड़ रुपए की अमाउंट आई, 1000 करोड़ रुपए की अमाउंट, तो इस 1000 करोड़ रुपए में से कुछ अपने पास रखवाएगा। कितना? सीआरआर के अकॉर्डिंग, जितना हमारा ये सीआरआर है कैश रिजर्व रेशो, इसके अकॉर्डिंग अपने पास रखवाएगा। एट प्रेजेंट ये जो हमारी कैश रिजर्व रेशो है ये 3% है, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन किया है, बाकी उसी के बेस पे हो जाएंगे। जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीआरआर एट प्रेजेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3%। अब क्वेश्चन इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता आपको यही आएगा, मतलब इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो रेट्स हैं ये रेट्स हमें लर्न करनी है 1 ईयर की। और डेफिनेटली यहां से तो क्वेश्चन होता ही होता है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इनसे रिलेटेड होगा अगर बैंकिंग से आया तो, और बैंकिंग से आता है ये मोस्टली, राइट। तो ये रेट आपको सभी लर्न करनी पड़ेंगे। जैसे एसएलआर कितना है? एसएलआर है 18.3%, 18.3% हमारी 16th ऑफ मई 2020 को एसएलआर, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हमारा 18.3 है। तो ये हमारी कुछ रेट्स हैं, इन रेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, बट इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, और जो क्वार्टरली जो रेट रही है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी यहाँ। इसलिए मैंने केवल एक क्वेश्चन लिखा था जो आइडिया आपको मिल जाए। जरूर नहीं भाई कैश रिजर्व रेशो के बारे में पूछेंगे, एसएलआर भी पूछ सकते हैं, बैंक रेट भी पूछी जा सकती है, रेपो रेट भी, और रिवर्स रेपो रेट भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर एसबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब सेंट्रल बैंक का जो काम है वो मेनली हो गया, बता दी ये मॉनेटरी पॉलिसी है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन किया था कि जो आरबीआई है वो कैसे मनी को कंट्रोल करता है, तो अपनी इन पॉलिसीज के थ्रू मनी को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन किस तरीके से होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, इनमें से कौन सा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है? तो एक तो उसमें ऐसा होगा जो यूज करते होंगे, जैसे बैंक रेट, इनमें से कोई दे दी, बाकी कुछ भी दे देंगे, कुछ भी चीज। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो प्रीवियस वीडियो में था वो ये वाला है, इनमें से कोई रेट गिवन होती है। ये पॉलिसीज होती है जिनको आरबीआई अपनी उधार को, मनी कंट्रोल को, यानी क्रेडिट को कंट्रोल करता है इन पॉलिसीज के थ्रू। यहाँ पे आरबीआई का जो काम है मेनली, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है,
उसके बाद फिर आ जाओ कमर्शियल बैंक्स में, क्योंकि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक से रिलेटेड मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। सेंट्रल बैंक एक ही होता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और कमर्शियल बैंक्स में आप देख रहे हो फ्लो चार्ट काफी बड़ा है। बेसिकली कमर्शियल बैंक्स क्या है, पहले तो कमर्शियल बैंक्स भी इंस्टीट्यूशन है लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट डिफरेंस है, आरबीआई के पास तो नोट छापने का अधिकार होता है, कमर्शियल बैंक के पास नहीं होता है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, यस्टरडे भी मैंने डिस्कस किया था, मतलब इन माय प्रीवियस वीडियो। कमर्शियल बैंक क्या है, सोशल सर्विस देता है, पब्लिक की सरप्लस मनी को एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन देता है। इन कमर्शियल बैंक्स को शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में क्लासिफाई किया है, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब ये शेड्यूल्ड बैंक क्या है, शेड्यूल्ड बैंक है बेसिकली आरबीआई ने एक शेड्यूल बनाया था, तो आरबीआई को शेड्यूल के अंदर जो बैंक आते हैं वो शेड्यूल बैंक बोल देते हैं, और जो उनके शेड्यूल से बाहर है उनको नॉन शेड्यूल बैंक बोल देते हैं। अब शेड्यूल क्या चीज है, शेड्यूल में कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार दिए हुए हैं बैंक्स को, कि आपको इस चीज का अधिकार है, आपको ये अधिकार है, ठीक है, अधिकारों का वर्णन किया उस शेड्यूल में। तो ये इन बैंक को, तो ये जितने भी बैंक है, चाहे वो पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो, इनको वो अधिकार प्राप्त है, और जो नॉन शेड्यूल बैंक है इनको वो अधिकार प्राप्त नहीं है। ये बेसिकली डिफरेंस है शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। बट शेड्यूल बैंक को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक। अब ये क्या है, प्राइवेट आपको पता है, प्राइवेट बैंक प्राइवेट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता है, जो पूंजी होती है, मतलब कि जो भी पैसा लगाया हुआ होता है वो निजी व्यक्तियों ने लगाया है, यानी प्राइवेट लोगों ने लगाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए HDFC, ICICI, ठीक है, और जो भी आपके प्राइवेट बैंक है आप सर्च कर सकते हो, मेनली यही देखने को हमें मिलते हैं। एक्सिस बैंक जो हमें बहुत देखने को मिलता है, और जिनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस भी काफी है, सही प्रॉफिट में है, तो ये इस प्राइवेट बैंक का एग्जांपल हो गया। फॉरेन बैंक, यस बैंक एक फॉरेन बैंक है, और बाकी जो आप देखते हो वो हमारे कौन से पब्लिक बैंक्स हैं। पब्लिक बैंक कौन से, सरकारी बैंक बोलते हैं वैसे पब्लिक बैंक को, जो गवर्नमेंट बैंक है, बट इसमें भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है इन्होंने। कुछ तो प्योरली गवर्नमेंट है, प्योरली मतलब ये कोई लोकल थोड़ी नहीं है। प्योर का मतलब ये है कि उसमें जो शेयर है, यहाँ पे मेरा प्योर का मतलब उससे है, जो शेयर्स होते हैं ना वो पूरे ही 100% शेयर्स का मतलब पूरा अधिकारी गवर्नमेंट का है। तो पब्लिक बैंक्स को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, एसबीआई एंड इट्स सब्सिडरीज। एसबीआई और इसके कुछ पार्ट, एसबीआई को आप सभी जानते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और कुछ हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, एसबीआई एंड नेशनलाइज्ड। एसबीआई तो प्योरली गवर्नमेंट है, 100% जो शेयर है वो किसके हैं, वो गवर्नमेंट के शेयर हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी कुछ सब्सिडीज हैं, मतलब, और इसके कुछ सहायक बैंक हैं, सब्सिडीज का मतलब सहायक बैंक भी हैं, जिनके नेम से पहले स्टेट जुड़ा होगा। किस तरीके से, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इस तरीके से 6 बैंक्स हैं जो सब्सिडीज बोलते हैं, मतलब स्टेट वर्ड उसके नेम से जुड़ा होगा, वो प्योरली क्या है, उनमें 100% शेयर किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं। दूसरी तरफ नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में आते हैं, बहुत सारे हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, बैंक ऑफ इंडिया है, देना बैंक है, विजया बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, इस तरीके से जो बैंक है ये कौन से हैं, नेशनलाइज्ड बैंक है। अब ये नेशनलाइज्ड का मीनिंग क्या है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज इसको थोड़ा और डिटेल बताता हूं। नेशनलाइज्ड का मतलब होता है जब गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपने 51 से, यानी 50 से ज्यादा, 51 मोर देन 51 शेयर रखती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो इंस्टीट्यूशन नेशनलाइज्ड बन जाता है। तो ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, इस तरीके के जो बैंक हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ये सभी क्या हैं, नेशनलाइज्ड बैंक है। मतलब इन बैंक्स में गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% से ज्यादा है। अब किसमें कितना शेयर है ये काफी डीप चला जाएगा,
ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हमें ये जानना कि किसमें कितना परसेंट शेयर है, बट हमें इनमें डिफरेंस करना है कि सरकारी बैंक भी दो तरीके के हैं, एसबीआई एंड इट्स सब्सिडरीज एंड नेशनलाइज्ड बैंक। एसबीआई का बता दिया 100% शेयर गवर्नमेंट के हैं, और जहां जिन बैंकों के आगे स्टेट लग जाए, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सभी इसकी कुछ सब्सिडीज है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ही, और नेशनलाइज्ड में बाकी उसके अलावा जो आपको बैंक दिखाई देते हैं वो सभी कौन से हैं, नेशनलाइज्ड बैंक है। अब इस एसबीआई की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। फिर बात आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पहले नेशनलाइज्ड नहीं था, ठीक है। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पहले नेम था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, इन विच ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। पहले तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये कब एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में, ये हुआ था 1955 में। एक्ट बनाया है, जैसे मैंने आरबीआई का बताया था ना आपको कि आरबीआई एक्ट 1934, ऐसे ही एसबीआई एक्ट 1955 के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया। बेसिकली एस्टैब्लिश किया, इसको नेशनलाइज भी किया तभी 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया था। इससे पहले क्या था, दोनों का क्वेश्चन यही, दोनों का आंसर यही है भाई, बस इसमें ये कि 19 जुलाई 1995 में नेशनलाइज कर दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या था, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि 1921 में इंपीरियल बैंक के नेम से एक बैंक था, जिसमें 3 बैंकों को इनकॉर्पोरेट किया था। वो आपको पता है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, ठीक है, और बैंक ऑफ कलकत्ता। ये 3 बैंक मर्ज किए थे 1921 में। उसको तब इनको क्या नेम दिया, इनको नेम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ने फोर्सफुली अपने शेयर्स 50% से ज्यादा कर दिए थे, तभी इसको नेशनलाइज बोलते। एक्ट भी बनाया और कहा कि इसमें प्योरली गवर्नमेंट का शेयर है, ठीक है। तो ये है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री, ये जो इंपीरियल वैल्यू है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता था। अब आपको पता चल गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नेम से जाना जाता था। किस ईयर में फिर एसबीआई नेम दिया गया, 1955 ईयर में एसबीआई नेम दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो और बैंक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे नेशनलाइज्ड बैंक है, इसकी और एक चीज बता दूं आपको मैं। पहले तो एक ही बैंक था नेशनलाइज्ड, वो कौन सा, 2 बैंक थे, मतलब आरबीआई छोड़ो वो तो अलग ही चीज है, वो तो बैंकों के ऊपर है। हम अब उसकी बात कर रहे हैं जिन बैंकों से हमारी डीलिंग होती है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। फिर बाद में 1969 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, 1969 में और भी जो बैंक थे उनको भी नेशनलाइज बनाया गया। नेशनलाइज का मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट ने फोर्सफुली उन्होंने उन बैंक्स में अपने शेयर डाले, अपने हिस्सेदारी की, ठीक है। तो 1969 में 14 बैंक्स, उनका नेम नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ईयर पूछ सकते हैं कि भाई जो 14 बैंक्स हैव बीन नेशनलाइज इन विच ईयर, कौन सी ईयर में किए गए। तो ऐसा हो सकता है, तो 14 बैंक और नेशनलाइज किए। उसके बाद 1980 में और कुछ बैंक नेशनलाइज किए। तो इस तरीके से बैंकों का एक्सपेंशन हुआ है, बैंकों का विस्तार हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 2009 एंड 2008। बेसिकली 9 है यहाँ, एक्चुअल में दो ऐसे बैंक हैं जिन बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आप में मिला लिया था। जो सब्सिडीज है ना, सब्सिडीज, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये तो इनमें से दो बैंक ऐसे हैं जिनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने अपने आप में मिला लिया था, इनकॉर्पोरेट कर लिया था, चाहे वो 2009 हो या 2008 हो। ठीक है, तो वो बैंक कौन से है जिनको इन्होंने अपने आप में मिला लिया? एक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये बैंक, और एक और था स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको बड़ौदा बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा। यहां पे थोड़ी मिस्टेक, सॉरी, ये इंदौर है, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। दो बैंक, ठीक है, दो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो सब्सिडीज हैं, ठीक है, उनको एसबीआई ने इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो 2009 में कौन सा किया था? 2009 में किया था इन्होंने ये स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और 2008 में किया था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, एसबीआई ने ही मिला लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मनी इज इश्यूड बाय द आरबीआई, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आ गया। बेसिकली आरबीआई जो मनी इश्यू करती है ना, उसको हम फिएट मनी के नाम से जानते हैं। फिएट मनी, बहुत सारी आपको मनी देखने को मिलेगी। जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, ये भी मनी का काम करती है। जो चेक है वो भी मनी का काम करती है। जो बिल्स रिसीवेबल है वो मनी का काम करती है। ठीक है, नोट्स, कॉइन्स, ये भी मनी का काम करती है। तो बेसिकली जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है उसको हम फिएट मनी बोलते हैं, और फिएट मनी को लेने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जैसे नोट्स एंड कॉइन्स हैं, इनको एक्सेप्ट करने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और जहां पे चेक की बात करें तो चेक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है, चेक को एक्सेप्ट करने से कोई भी मना कर सकता है आपसे। और आप कभी भी देख लेना, आप किसी रेडी वाले से बोलना कि चेक ले लो, मुझे 20 रुपीज की मूंगफली दे दो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या पता आपके अकाउंट में हो नहीं हो, क्या पता वो आपका चेक हो नहीं हो, क्या पता वो आपने अकाउंट बंद ही करा दिया हो। तो चेक तो केवल वहां पे चलता है जहां पे आपका ट्रस्ट है। हालांकि गवर्नमेंट ने वो किया है, वो फ्रॉड में आ जाता है, बट फिर भी गवर्नमेंट चेक इश्यू नहीं करती, चेक इश्यू करते हैं बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस मनी को इश्यू करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? फिएट मनी बोलते हैं। एंड नो वन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट फिएट मनी एज अ मोड ऑफ पेमेंट। और कोई फिएट मनी को लेने से मना नहीं कर सकता। किसके तौर पे? पेमेंट के तौर पे। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यानी नोट्स और कॉइन्स इश्यू करती है आरबीआई, मतलब नोट्स आरबीआई और कॉइन्स गवर्नमेंट, ये फिएट मनी है दोनों। अब इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों के लिए कि जो हमारे नोट्स हैं इसको तो बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब कि आप नोट्स में तो कितने भी किसी की पेमेंट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं है। बट दूसरी तरफ बात करें कॉइन्स की, तो कॉइन्स को बोलते हैं लीगल लिमिटेड टेंडर मनी, मतलब कि कॉइन्स की फॉर्म में एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही आप किसी की पेमेंट कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज कोई आपसे मना कर सकता है। पता चला 1 करोड़ की पेमेंट आपको करनी है और आपने 1 करोड़ की चिल्लर डाल दी उसके सामने, पता चलेगा पता नहीं कितने दिनों में काउंट की जाएंगे, तो वो मना कर सकता है। इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, और अभी नियम के अनुसार एक और क्वेश्चन ध्यान आ गया आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई आपको पता 2000 का नोट चला हुआ है मार्केट में। हमारा जो आरबीआई एक्ट 1934 है जो मैंने बताया था आपको, इसके अकॉर्डिंग 10,000 तक का नोट आरबीआई बना सकती है एट प्रेजेंट, 10,000 तक का नोट बना सकती है। ठीक है, और अभी तक तो मैक्सिमम लिमिट यही है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर बैंक के, तो कम से कम आरबीआई का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल क्या है? या तो सिंबल की पिक होती है या उसको नेम देते हैं।
इसकी पिक इस तरीके से होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सिंबल है ब्लू कलर का, इस तरीके से ये ऐसे होता है। इसमें तो व्हाइट कलर होगा और इसमें पूरे में ब्लू कलर होता है। ठीक है, ये हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल है। उसके बाद फिर ये भी जीके का क्वेश्चन है जो आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कुछ समझने या समझाने वाली बात नहीं है। विच बैंक हैज द मैक्सिमम ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया? बहुत सारे बैंक हैं, एक्सिस है, एचडीएफसी है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, देना बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इन बैंकों की ब्रांचेस है बाहर, ओवरसीज ब्रांचेस बोलते हैं, आउटसाइड इंडिया ओवरसीज ब्रांचेस। तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी हैं? तो अभी तो एसबीआई की सबसे ज्यादा ब्रांच है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हैज द मैक्सिमम ब्रांचेस। कितनी ब्रांच है इसकी? 52 ब्रांच है। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की थी 50, बट अभी अगर मैक्सिमम ब्रांचेस देखें ओवरसीज आउटसाइड इंडिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैक्सिमम ब्रांचेस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइवेट बैंक? ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि बहुत सारे बैंक्स हैं, इसीलिए मैंने बताया था कि पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक में क्या डिफरेंस है। यू शुड नो द नेम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, आपको इनके नेम पता होना चाहिए। मोस्टली वैसे तो ऑप्शन में देख के पता ही चल जाता है। जैसे उसमें मान के चलो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट बैंक, तो एक प्राइवेट होगा, बाकी सब और होंगे, नेशनलाइज होंगे, एसबीआई का नेम हो सकता है। तो इतना तो आप आइडिया लगा ही लोगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलाइज्ड बैंक, उसमें प्राइवेट का नेम दे देते हैं, एक होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बैंकिंग से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब एक चीज ये रह जाती है, बस इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये नॉन शेड्यूल बैंक क्या है। ये बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आते कभी भी, और मोस्टली लोगों को ये पता भी नहीं होता है क्या है। इस बैंक का नेम आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, मे बी, मैं ये नहीं कह रहा, बट सम ऑफ यू। ये हमारे कुछ नॉन शेड्यूल हैं, यानी जो आरबीआई ने जो शेड्यूल बनाया था कमर्शियल बैंक के लिए उससे बाहर है। इनके लिए कुछ स्पेशल राइट नहीं है, इनके बहुत फ्यू मतलब लिमिटेड राइट्स हैं जो आरबीआई इनको देता है, और इनके लिए सारे राइट्स हैं। ठीक है, तो इनमें आते हैं कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सुभाद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, यानी जो लोकल एरियाज में है, ये वो वाले बैंक है, किसी ने नेम भी नहीं सुना होगा। ये कुछ नॉन शेड्यूल्ड बैंक का एग्जाम्पल है। तो बैंकिंग सेक्टर में से मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस वीडियो प्रीवियस वीडियो को मिला के। कोई भी आप टेस्ट उठा लेना, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें देखना आपकी क्या कुछ इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन है, क्या बैंक में से क्वेश्चन है। आप देखोगे डेफिनेटली 20 क्वेश्चंस में से ही कोई क्वेश्चन पूछा है, उसमें पूछा गया होगा डेफिनेटली। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।